हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एसएससी इंगेज है ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी एंड ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर इन इंडिया। इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में। वो सेक्शन है सेक्शन 33AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, जो जो स्पेसिफाई करता है कि हाउ टू कंप्यूट द इनकम of the assessee who engage in the business of the tea growing and manufacturing, coffee growing and manufacturing and rubber growing and manufacturing in India। चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सेक्शन 33, जैसा अभी मैंने बताया कि यहाँ पर तीन जो हैं, यहाँ पर टी, कॉफी, रबड़, ये क्या है, इसमें दो एक्टिविटी इन्वॉल्व है। एक तो है एग्रीकल्चर का, जिसको ग्रो करना होता है। एक है एग्रीकल्चर का, एक है एग्रीकल्चर का। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद क्या आता है, इसमें दूसरी एक्टिविटी आती है क्या, मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेस का। मैन्युफैक्चरिंग और फर्दर प्रोसेस करते हैं हम इसको। तो जैसा हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो होता है इंडिया में, ये देखिए तीनों यहाँ बिजनेस मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग जो है टी, कॉफी, रबड़, वो कहाँ होना चाहिए, ये बिजनेस एक्टिविटी कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। दोनों ग्रोइंग भी और मैन्युफैक्चरिंग भी, ये कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। अब अगर मान लीजिए हम इंडिया के बाहर सिंगापुर से टी इंपोर्ट करते हैं, जो जो फ्रेश टी लीफ टी है, वो क्या होता है, टी लीफ जो है वो क्या है, ग्रो होता है बाहर, मतलब इंडिया के बाहर, और उसको इंपोर्ट करके ला रहे हैं इंडिया में। तो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इस केस में क्या होगा, हमें इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब दोनों मतलब ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग किसका, टी, कॉफी, रबर का, वो कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में। वो बहुत बड़ी, ये थोड़ी गौर करने वाली बात है। ये ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए। अब जैसे कि इस तीनों एक्टिविटीज में तीनों बिजनेस में, टी, कॉफी और रबर वाले में, ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में दो एक्टिविटी इन्वॉल्व है। एक एग्रीकल्चर का, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग या फर्दर प्रोसेसिंग का। अब जैसा हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन, एग्जेम्प्ट कहाँ होता है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में ये एग्जेम्प्ट होता है। एग्रीकल्चर इनकम कहाँ होता है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन ऑफ ऑन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये का क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। तो बात आती है क्या कि इसका हाउ टू कंप्यूट द इनकम, जिसमें दो 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 पार्ट इंक्लूड है। एक तो एग्जेम्प्ट इनकम का, दूसरा है टैक्सेबल इनकम का। चलिए आगे डिस्कस करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो, कि आगे फर्दर वीडियो आपको नोटिफाई हो सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें दो 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 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, जिसमें एक एग्जेम्प्ट इनकम का है, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस का है, जो टैक्सेबल इनकम है। अब इसमें जो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को फ्रेम करा है, तो चलिए डिस्कस करते हैं उसको। अब है क्या कि इसमें कि कोई भी एसएससी इस स्कीम में जो अगर वो कहाँ इन्वॉल्व है, किस बिजनेस में, टी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में, या कॉफ़ी ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में, या रबर ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग में, उसको क्या करना होगा, कोई नेशनलाइज्ड बैंक में जहाँ पे एक स्पेशल अकाउंट खुलेगा जो अप्रूव्ड होगा, इसके स्कीम के द्वारा अप्रूव्ड होगा, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड के द्वारा अप्रूव्ड होगा। उसमें एक अमाउंट डिपॉजिट करेगा। कब डिपॉजिट करना है उसको, डिपॉजिट करेगा
फ्रॉम द एंड ऑफ द जो प्रीवियस ईयर जो कंप्लीट हो रहा है, फाइनेंशियल खत्म हो रहा है 31/3/2021 को, उसका विद 6 मंथ कहाँ हो जाएगा, 30 सितंबर 2021 हो जाएगा। या रिटर्न फाइल कब करेंगे, हमने मान लीजिए यहाँ पर हमारा ड्यू डेट था 31/10/2021 का, हमने क्या करा है इसमें अगस्त में ही हमने रिटर्न फाइल कर दिया। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो पहले है हमारा अगस्त ही लेंगे, यहाँ पर अगस्त का ही डेट लेंगे। उसको किस अकाउंट में डिपॉजिट करवाना होता है, एक बार इसको समझते हैं इसको। इट प्रोवाइड दैट वर द एसएससी हैज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम व्हिच एवर ईयरली, जैसा हमने भी डिस्कस करा, उसको कंसिडर करेंगे क्वांटम रिडक्शन के लिए जब हम डिपॉजिट करा। अब डिपॉजिट के लिए स्पेशल अकाउंट तो अभी डिस्कस हो गए, किसको बोलेंगे, जो डिपॉजिट अकाउंट जो है क्या है ये है, उसके लिए स्कीम कौन फ्रेम करेगा, स्कीम फ्रेम करेगा उसको इसका स्कीम कौन फ्रेम करेगा, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड या रबर बोर्ड। और उस स्कीम को अप्रूव कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लो स्कीम अप्रूव फ्रेम हो गया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम को फ्रेम नहीं करा तो स्कीम जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशल अकाउंट फॉर क्लेमिंग डिडक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो स्पेशल अकाउंट मेंटेन है वहाँ पे क्या करना है, जो हमने वहाँ पे डिपॉजिट कब करा था, या 6 महीने या रिटर्न फाइल करने के पहले, जो दोनों में पहले हो, अगर हमने वहाँ पर क्या करा था, एग्रीगेट अमाउंट जो डिपॉजिट करी थी या 40% ऑफ द सच बिजनेस इनकम, 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सच बिजनेस। अब हमने या तो जैसे किस में इंगेज है, रबर में, रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में, टी ग्रोइंग या मैन्युफैक्चरिंग में, या कॉफी ग्रोइंग या और मैन्युफैक्चरिंग, कॉफी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इंगेज है, तो उसका प्रॉफिट कंप्यूट करते इस टाइम, प्रॉफिट जो उस बिजनेस का प्रॉफिट जो होगा उसका 40%। क्वांटम रिडक्शन क्या होगा इसमें, या तो क्या होगा, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट कहाँ करवाया है, डिपॉजिट अकाउंट में एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग जो 6 महीना या रिटर्न फाइल करने के पहले तक का जो पीरियड था व्हिच एवर अर्लियर, या 40% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस, किस बिजनेस का, कॉफी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का 40% प्रॉफिट, व्हिच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्शन अलाउ होगा, डिडक्शन अलाउ होगा। द अबव डिडक्शन विल बी अलाउड बिफोर द सेटिंग ऑफ द बाउट फॉरवर्ड लॉस अंडर सेक्शन 72। इसमें ये डिडक्शन कब जो अलाउ कब करेंगे हम, जो बाउट फॉरवर्ड लॉस जो है उसके पहले। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, देखिए यहाँ पर क्या बोला कि जो हमने खर्चे करे हैं कहाँ से, यहाँ पर खर्चे की बात नहीं आती है, यहाँ पर बात किसकी आती है, ये एक समझने वाली बात है। यहाँ पर देखिए बाकी बिजनेस में होता क्या है कि हम जो एक्सपेंसेस हमने इनकर्ड करा है वही एक्सपेंसेस हमें अलाउ होता है एज एक्सपेंसेस। बट यहाँ पर इस 3 बिजनेस में जो एसएससी का है, 3 बिजनेस में यहाँ पर क्या करा है इसने, इसमें कि हमने जो अमाउंट जो स्कीम में हमने डिपॉजिट करा है, जो स्पेशल अकाउंट में हमने क्या करा है, डिपॉजिट करा है, जो स्कीम अप्रूव्ड है किसके द्वारा, टी बोर्ड के द्वारा, और स्कीम अप्रूव्ड किसके, अप्रूवल किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उस स्कीम पे है, या हमने डिपॉजिट उस अकाउंट में करा है, डिपॉजिट के बेस पे यहाँ पर हमें मिलता है डिडक्शन फॉर द रीजन बिंग या 40% ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सच बिजनेस। यहाँ पर रीजन इसका ये है, रीजन इस दोनों में कम हो, इस बिजनेस में हमें जो कम हो वही हमें अलाउ होगा। यहाँ पर खर्चे के बेस पे नहीं हो रहा, मान लो कि हमने डिपॉजिट करवाया, यहाँ पर सपोज हमने 50 करोड़ डिपॉजिट करवाया और 40% हमारा बिजनेस क्या था, हमारा ये सपोज 60 करोड़ था,
तो हमारा क्या हो गया, दोनों में जो कम है क्या उस बिजनेस के इनकम कंप्यूट करते टाइम हमें डिडक्शन 50 लाख का ही मिलेगा। इसका यहाँ पर देखिए इस तरह का कॉन्सेप्ट लाने का मेन रीजन क्या है कि यहाँ पर दो एक्टिविटी इन्वॉल्व है, एक है एग्रीकल्चर इनकम का, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस का। जैसा भी डिस्कस करा था हमने अभी कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट कहाँ होता है, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में वो क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग जो इनकम है वो टैक्सेबल है। इसीलिए इन्होंने अलग अलग देखिए हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पार्ट हमने इनकट करा है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और कौन सा हमने उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या इन्वॉल्व क्या एक्सपेंसेस इनकट करा है। थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाएगा फॉर बिजनेसमैन के लिए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए भी कि मतलब कब और किसको अलाउ करें, कितना अलाउ करें। उन्होंने इसलिए इसमें क्या करा है, सीधा फंडा अपनाया है कि जो अपने डिपॉजिट स्पेशल अकाउंट है, अगर उसमें आपने कोई अगर अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या क्या करते हैं, या तो जो बिजनेस इनकम है या उसका 40% है। बिजनेस इनकम मीन्स प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस मीन्स किसका, कॉफी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टी ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग और रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। उसका उस प्रॉफिट का 40% हमें जो बिजनेस होगा, जो दोनों में कम होगा वही हमें डिडक्शन अलाउ होगा। अब बात आती है क्या, ये तो हो गई इसकी कि ये बता दिया हाउ टू कंप्यूट इनकम। अब यहाँ पे इनकम तो कंप्यूट करने का कोई दिक्कत नहीं रह गया। अगर ये दोनों में हम देखेंगे, अगर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा हम क्या करेंगे, जो दोनों में इसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूट करेंगे और जो जो दोनों में कम होगा वो हमारा डिडक्शन अलाउ होगा। अब बात आती है क्या कि देखिए अगर मान लीजिए कोई एसएससी है, इस किस फॉर्म में है, फॉर्म है या एओपी है या बीओआई है, तो उसके पार्टनर्स या मेंबर्स को के इनकम कंप्यूट करते टाइम इस सेक्शन में सेक्शन 33 AB में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात नोट करने वाली है क्या कि अगर कोई एसएससी को क्या है, फॉर्म है और एओपी है, बीओआई है, मतलब बिजनेस बॉडी ऑफ क्या है, फॉर्म, उसके बाद एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे ये फॉर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो क्या होगा, वहाँ पे पार्टनर्स होंगे, एओपी होगा या बीओआई होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये वहाँ पे इंडिविजुअल होंगे, वहाँ पे मेंबर्स होंगे। तो पार्टनर या मेंबर के इनकम कंप्यूट करते टाइम यहाँ पे इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब बात आती है क्या, अब बात आती है क्या कि इस सेक्शन में हमने सेक्शन 33AB में हमने अगर किसी साल डिडक्शन अलाउ कर लिया, डिडक्शन हमें अलाउड है अंडर सेक्शन 33AB में, तो उस वो डिडक्शन फर्दर किसी दूसरे साल में नहीं मिलेगा। उस अमाउंट का डिडक्शन किसी दूसरे साल में, मतलब वो डिडक्शन जो हमने जिस अमाउंट का क्लेम करा है किसी एक साल में, वह उसका डिडक्शन हमें दूसरे साल में नहीं मिलेगा। इसमें एक बड़ी और बात आती है क्या कि जो हमने क्लेम करे हैं यहाँ पे 40% 30% वाली जो बात आती है, 40% और सम डिपॉजिटेड इन स्पेशल अकाउंट में, ये क्लेम करने के लिए हमें यहाँ पर क्या होगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना होगा। कहाँ पर, टैक्स ऑडिट करवाना होगा, इसको टैक्स ऑडिट करवाना होगा किससे, CSF। और उसको कब करवाना होगा, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निश ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे 1 महीने पहले एसएससी को क्या करवाना है, रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है, या हमने जब रिटर्न फाइल करना है उसके 1 महीने पहले हमें क्या करना है, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाना है, किसके द्वारा, CA के द्वारा। अगर यहाँ पर क्या है कि हमारा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, 31 अदर देन कंपनीज के लिए सब्जेक्ट टू द टैक्स ऑडिट 31 अक्टूबर है, ठीक है। अब हमारा उसका स्पेसिफाइड डेट कब हो जाएगा ऑडिट के लिए, कब तक करवाना है, ये 30 सितंबर तक करवाना है। यहाँ पे 30 सितंबर तक ऑडिट करवाना है, मतलब 30 दिन पहले ड्यू डेट फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जो ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न या फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, उसके 30 दिन पहले हमें क्या करना है, 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139 एसएससी को क्या करना है, उसका इस ऑडिट करवाना है, किससे, इस पे टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB में। आगे डिस्कस करेंगे इसको, सेक्शन 44AB को।
अब यहाँ पर क्या है कि जैसा कि अब देखिए, अब अभी मैंने जो डिस्कस करा था कि जो टी कॉफी और रबड़ वाले बिजनेस में है, यहाँ पर क्या होता है, हमें जो खर्चे इनकट करने पे डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। हमें क्या कब होता है कि हमें वो क्या करना है, डिप जो स्पेशल अकाउंट है उसमें डिपॉजिट करवाने पे हमें डिडक्शन अलाउ होता है। तो यहाँ पर क्या है, अब जो हम डिडक्शन जो हमने डिपॉजिट अमाउंट जो हमने डिपॉजिट जो स्पेशल अकाउंट में करवाया है, उसका उसका हम क्या करेंगे, उससे हम कब निकाल सकते हैं, जो पर्पस स्पेसिफाइड है स्कीम में, और या एज पर द डिपॉजिट स्कीम, उसका जो पर्पस इसे स्पेसिफाइड है किसके लिए, वो हम वहाँ उस अकाउंट से कब रुपए विड्रॉ कर सकते हैं, जो पर्पस स्पेसिफाइड है टी टी बोर्ड जो उस स्कीम में, किस स्कीम में, जो टी बोर्ड, रबर बोर्ड और कॉफी बोर्ड ने जो स्कीम को क्या करा है, अप्रूव किसने करा है, जो स्कीम के अकॉर्डिंग हम खर्च की कैसे उस डिपॉजिट अकाउंट में उस पैसे को कैसे खर्च करना है, जो हमने अगर विड्रॉ करा उसके किसके स्कीम के अकॉर्डिंग हो, जो पर्पस स्पेसिफाइड हो स्कीम में होता है, क्या है उसके डेवलपमेंट के लिए बात होती है वहाँ पर, मतलब उसी के बिजनेस के रिगार्डिंग खर्च होता है, और उस केस में हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं। या और 5 कंडीशन है उसके अलावा, जो स्कीम अप्रूव्ड है किसके द्वारा, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड और रबर बोर्ड के द्वारा, तो वहाँ तो कर ही सकेंगे। उसके अलावा 5 सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे एसएससी विड्रॉ कर सकता है, कहाँ से, स्पेशल अकाउंट से या डिपॉजिट अकाउंट से। वो वो सिचुएशन क्या है, एक क्लोजर ऑफ द बिजनेस, एसएससी क्या करता है, अपना बिजनेस को क्लोज करता है, या द डेथ ऑफ द एसएससी की डेथ हो गई उस केस में, या अगर एसएससी क्या है, एचयूएफ है, अगर एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, मतलब एचयूएफ एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, इस केस में क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है। चौथा आता है डिजुलेशन ऑफ फॉर्म, अगर अगर एसएससी क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है, एलएलपी है या नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म है, तो वहाँ पे क्या करेगा एसएससी, विड्रॉ कर लेगा। यहाँ पे फॉर्म भी एग्जिस्टेंस में नहीं रही, तो चौथे कंडीशन में क्या होगा, डिजुलेशन ऑफ द फॉर्म का डिजुलेशन हो जाता है, तो इस केस में भी एसएससी क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, कहाँ से, स्पेशल अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट से। पांचवा फाइनल कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, अगर एनसीएलटी में चली गई, में जाने के बाद वो लिक्विडेट हो गई, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, यहाँ भी लिक्विडेशन के बाद कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, तो इस केस में भी क्या होगा, एसएससी विड्रॉ कर सकता है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि या तो एसएससी की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, या एसएससी ने बिजनेस को बंद कर दिया है, एसएससी की कोई एग्जिस्टेंस ही ना रही, अगर इसकी डेथ हो जाती है, या एचयूएफ का पार्टीशन हो जाता है, या फॉर्म है तो फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है, या कंपनी का लिक्विडेशन होता है। ये चार केसेस में कंपनी अगर एसएससी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो विड्रॉ होगा। अब पहला था क्लोजर ऑफ बिजनेस, अगर एसएससी ने इसका बिजनेस ही नहीं कर रहा है तो डिपॉजिट अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा रख के क्या करेगा, वहां विड्रॉ करेगा, तो इसलिए क्या होगा, वो ये 5 कंडीशन मेंशन है। अब बात आती है क्या कि हमने जो स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करवाया है, और एसएससी उस अकाउंट से डिपॉजिट अकाउंट से अमाउंट को विड्रॉ करता है, और उसका यूटिलाइज कहाँ पे करता है, यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी, और इंस्टॉल कहाँ कर रखा है, या तो इसमें एक स्पेशल बात यही है कि बाकी बिजनेस में क्या होता है, हमने एक्सपेंसेस इनकर्ड करने पे होता है, यहाँ पे हमें अमाउंट डिपॉजिट करवाने पे होता है स्पेशल अकाउंट में। तो यहाँ पर कुछ सिचुएशन दिए हुए हैं, 4 सिचुएशन है कि हमने एसेट्स परचेज करा और यूटिलाइज उसका इस 4 पर्पस के लिए किया हुआ है, तो वह डिडक्शन वह हमें एज ए बिजनेस इनकम माना जाएगा, हमारा बिजनेस इनकम होगा, चार्जेबल टू टैक्स एज ए बिजनेस इनकम। अगर एसएससी क्या करता है, स्पेशल अकाउंट से विड्रॉ करता है और उसका यूटिलाइज इसलिए करता है, पहला सिचुएशन ये है कि अपना उसका यूटिलाइज किस लिए, कहाँ पे उस प्लांट मशीनरी को इंस्टॉल कहाँ करता है, ऑफिस प्रीमाइसेस में, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में गेस्ट हाउस भी इंक्लूड है, तो उसका उस एसेट्स जो
जो अमाउंट यूटिलाइज करा है इस एसेट्स को परचेज करने में, वो उसका बिजनेस इनकम माना जाएगा। देखिए यहाँ पर मेनली बात है क्या है कि जो हमने अमाउंट विड्रॉ करा है, या तो टी ग्रोइंग में उस एसेट्स का यूज हो, उस मतलब टी गार्डन में, या तो मैन्युफैक्चरिंग में, उसके फैक्ट्री में यूटिलाइज होना चाहिए। वो रेसिडेंशियल पर्पस में या ऑफिस में या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। अगर 3 जगह इंस्टॉल हुआ प्लांट एंड मशीनरी तो क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा एसएससी का। अगर दूसरा क्या है कि एसएससी क्या करता है, ऑफिस अप्लायंसेस परचेज करता है अदर देन कंप्यूटर। एसएससी क्या करता है, ऑफिस अप्लायंसेस परचेज करता है अमाउंट विड्रॉ करके स्पेशल अकाउंट से, अदर देन कंप्यूटर के अलावा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक बात नोट करने वाली है, कंप्यूटर के अदर देन कंप्यूटर में परचेज करना है फॉर द ऑफिस पर्पस, वो अलाउ हो जाएगा। वहाँ अलाउ तो नहीं होगा, चार्जेबल की बात करते हैं यहाँ पे। अगर हमने यूटिलाइज किस लिए करा है, ऑफिस अप्लायंसेस के लिए, तो क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम चार्ज होगा जो हमने यूज करा है ऑफिस अप्लायंसेस को परचेज करने में। अगर हमने कंप्यूटर परचेज करा है तो हमारा उस कंप्यूटर जो जितने अमाउंट का परचेज करा है उस पर बिजनेस इनकम चार्ज नहीं होगा। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है कि हमने कोई प्लांट मशीनरी अगर परचेज करा है और उसका डिडक्शन हमें ऑलरेडी अलाउ हो चुका है। अलाउड किस फॉर्म में हुआ है, या तो डिप्रिसिएशन के फॉर्म में हुआ हो या अदरवाइज दूसरे फॉर्म में हुआ हो। स्पेशल डिडक्शन जो मिलता है हमें, या इसमें अगर हमने प्लांट मशीनरी क्या करा है, परचेज करा है, मतलब सेकेंड हैंड प्लांट मशीनरी परचेज करा है, नया तो कर ही नहीं सकते। और उसका यूटिलाइज हमने कहाँ पे करा है, उसका डिडक्शन हमें कब मिला है, एज ए डिप्रिसिएशन मिला है। उसका डिडक्शन हमें कब मिला है, एज ए डिप्रिसिएशन मिला है। हमने डिडक्शन क्लेम करा है, या हमें डिडक्शन उसका अदरवाइज मतलब डिप्रिसिएशन के अलावा दूसरा अगर डिडक्शन मिला है, स्पेशल जो होते हैं 35 के सीरीज में, वो जो डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 35 में जो हमें डिडक्शन मिलता है साइंटिफिक रिसर्च के टाइप में, तो वो क्या होता है, हमें डिडक्शन मिलता है। तो वहाँ भी हमने इस टाइप के अगर एसेट्स को परचेज करा है जहाँ डिडक्शन हमें किस फॉर्म में मिला, डिप्रिसिएशन के फॉर्म में या दूसरे फॉर्म में, तो वो क्या होगा, वो भी जो हमने पैसे खर्च करे हैं किसके लिए, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, भी हमारा क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम, एज ए बिजनेस इनकम ट्रीट करेंगे इसको, टैक्सेबल होगा एज ए बिजनेस इनकम। अब चौथी बात आती है क्या, चौथी बात आती है क्या कि हमने कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करा है और उसका इंस्टॉलेशन कहाँ पे करा है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए हमने उसको इंस्टॉल करा है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस में इंस्टॉल करा है, या तो इस जो 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल में बहुत सारे गुड्स के लिस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे जहाँ अल्कोहल की बात आती है, टोबैको की बात आती है, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, बहुत बड़ा लिस्ट है यहाँ पर 11th शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड है। अगर हमने इसका यूज वहाँ पे करा है प्रोडक्शन के लिए, आर्टिकल किसके लिए, या तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए करा है, या तो प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग स्पेसिफाइड इन द 11th शेड्यूल। मतलब यहाँ पे जो लिस्ट 11th शेड्यूल में दिया है, यहाँ पे टी, कॉफी और रबर मेंशन नहीं है। यहाँ पे जो 11th शेड्यूल में जो गुड्स वहाँ मेंशन है, 11th शेड्यूल में जो मेंशन है वहाँ टी, कॉफी, रबर मेंशन नहीं है। तो इसलिए अगर हमने 11th शेड्यूल में जो गुड्स लिस्टेड हैं, अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमने करा है, तो उसका वो हमारा क्या होगा, टैक्स देना होगा किस पे, अंडर द हेड पीजीबीपी, जो हमने अमाउंट इनकर्ड करे फॉर द पर्पस ऑफ परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पर ये 4 जो सिचुएशन दी हुई है, यहाँ पे होल सच अमाउंट सो यूटिलाइज विल बी ट्रीटेड एज टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंड टैक्स अकॉर्डिंगली। इसका रीजन क्या है कि हमें डिडक्शन यहाँ पे क्या मिला है, डिडक्शन हमें किस बेसिस पे मिला है, डिपॉजिट के बेस पे। डिपॉजिट के बेस पे हमने क्या करा है यहाँ पे, अब इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं और मेंशन कर दूं, यहाँ पर जो हमने न्यू प्लांट मशीनरी कंस्ट्रक्शन बिजनेस और क्या करा है, 11th शेड्यूल की बात करी है। मतलब इसका पर्पस ये है कि हमें जो प्लांट मशीनरी यूज करना है किसके लिए करना है, बस टी, कॉफी, रबर बिजनेस के लिए करना है, अदरवाइज नहीं करना है, इसको कहीं नहीं करना है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट
क्या कर सकते हैं इसको, अगर हमने प्लांट एंड मशीनरी को, न्यू प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कहाँ इंस्टॉल करा है, टी ग्रोइंग, टी बिजनेस के लिए, कॉफी बिजनेस के लिए, रबर बिजनेस के लिए तो हमें डिडक्शन अलाउ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर हमने उसका यूटिलाइज कहाँ पे करा है, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्टॉल हमने कहाँ करा है, बिजनेस कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए, या तो स्पेसिफाइड जो लिस्टेड जो गुड्स लिस्टेड है कहाँ पे 11 शेड्यूल में, वो हमें वहाँ पर प्रोडक्शन में हमें अलाउ नहीं होगा। यहाँ पर टैक्सेबिलिटी की बात आई गई कि हमने इसको टैक्सेबल कब करना है, ये हमने बात कर रहे थे टैक्सेबिलिटी की, कि हमने यूटिलाइज कब करा है, यूटिलाइज उसका करा है तो उसकी टैक्सेबिलिटी की बात, ये तो हम यहाँ पर इसके बाद हम कहाँ कर टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। अब हमने विड्रॉ जो करा था, ये 5 कंडीशन थे, विड्रॉ स्पेसिफाइड पर्पस के अलावा ये 5 कंडीशंस जो दिए हुए थे, 5 सिचुएशन जो दिए हुए थे स्पेसिफाइड पर्पस के अलावा, हम विड्रॉ कर सकते हैं किससे, स्पेशल अकाउंट से या डिपॉजिट अकाउंट से, क्लोजर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ द एसोसी, पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ये 5 सिचुएशन में, ये यहाँ पर अब टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये 5 सिचुएशन में जो अगर हमने विड्रॉ करा तो ये भी टैक्सेबल होगा। कब, इसमें सिचुएशन दिया है क्लोजर ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये 2 सिचुएशन में हमें टैक्सेबल अमाउंट जो विड्रॉ करा है स्पेशल अकाउंट से टैक्सेबल होगा। एसोसी के डेथ के केस में टैक्स जो अमाउंट हमने विड्रॉ करा है टैक्सेबल नहीं होगा। अब पार्टनरशिप पार्टीशन ऑफ एचयूएफ के केस में हमने जो अमाउंट विड्रॉ करा है वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। और लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी केस में जो हमने अमाउंट विड्रॉ करा है यहाँ भी टैक्सेबल नहीं होगा। टैक्सेबल कब होगा, 2 सिचुएशन में होगा, कब पे, एक क्लोजर ऑफ द बिजनेस या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया अभी टैक्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो हमने अमाउंट विड्रॉ करा है किससे, स्पेशल अकाउंट से। अब देखिए अगर हमने स्पेशल अकाउंट से अगर अमाउंट विड्रॉ करा है तो उसका खर्च कहाँ पे होना चाहिए, एज पर द स्कीम होना चाहिए, अप्रूव्ड स्कीम पे, जो स्कीम है स्कीम के अकॉर्डिंग ही खर्च करना चाहिए, होना चाहिए। अगर हमने क्या करा है, अमाउंट विड्रॉ किया किससे, डिपॉजिट अकाउंट से या स्पेशल अकाउंट से, और उसका हमने अगर हमने उसको यूटिलाइज नहीं करा किसके अकॉर्डिंग, एज पर द अकॉर्डेंस ऑफ द स्कीम, तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। whether any amount which is withdrawn or released during the previous year or being utilized by the assessee for any purpose in accordance with this scheme is not utilized within the previous year, the amount not so utilized shall be treated as income and charged to tax of the previous year। ठीक है, हमने अमाउंट को विड्रॉ करा और इसके अकॉर्डिंग अगर हमने खर्च नहीं करा है, अगर हमने यूटिलाइज ही नहीं करा है, खर्च नहीं हमने यूटिलाइज ही नहीं करा है, जो अमाउंट यूटिलाइज नहीं करा है हमारा इनकम, वो इनकम माना जाएगा। अगर हमने स्कीम के अकॉर्डिंग हमने क्या करा है, एसेट्स, अब दूसरा क्या आता है कि हमने स्कीम के हमने क्या करा है, स्कीम के अकॉर्डिंग क्या करा था, हमने एसेट्स को परचेज करा था, एसेट्स को परचेज करा था। अगर हमने क्या करा है, जो एसेट्स को परचेज जो करा था हमने, अगर उसको एसेट्स को हमने विदिन 8 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट्स वाज एक्वायर्ड, हमने 8 साल के अंदर अंदर उसको एसेट्स को सेल कर दिया, तो जो कॉस्ट हमें अलाउ हुआ था, क्या अलाउ हुआ था, डिडक्शन, such part of cost assets as related to reduction allowed shall be treated as income of the previous year in which assets is sold or otherwise transferred। हमने जो assets को अगर 8 साल के अंदर अंदर सेल कर दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम, जो हमने उसका कॉस्ट जो हमें अलाउ हुआ था वो हमें क्या हो जाएगा, एज ए इनकम, बिजनेस इनकम चार्ज होगा। देखिए अब मैंने यहाँ पे कॉस्ट अलाउ की बात, अब एक डाउट आ सकती है, कॉस्ट अलाउड की आप लोग बात करोगे कि भाई अपने बोल रहे डिपॉजिट अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने डिपॉजिट करा तो अमाउंट क्या हुआ, अलाउ हुआ, हमें डिडक्शन मिला। देखिए डिपॉजिट यहाँ पर जो अमाउंट हमने डिपॉजिट करा है उसका खर्च किस लिए कर सकते हैं, खर्च किस लिए कर सकते हैं, उस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, पर
यूज कर सकते हैं, तो जिसमें हमने एसेट्स परचेज करा है वो हमें क्या होगा, वो तो जो हमने स्पेशल अकाउंट में डिपॉजिट करा है उस किस पर्पस के लिए होता है कि हम उसको इस बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर सके। वहाँ मेंशन होता है कि आप इसके अकॉर्डिंग ही खर्च कर इस हेड में खर्च करेंगे। अगर हमने उसमें हेड में वहाँ पे एसेट्स हमने परचेज किस लिए करा है, टी बिजनेस या कॉफी बिजनेस रबर बिजनेस का खर्च करा है, तो है डिडक्शन वो चार्जेबल नहीं होता इनकम टैक्स एक्ट में। देखिए यहाँ पर डिपॉजिट बेस पे था, हमने चार्जेबिलिटी की बात करी थी, एसेट्स परचेज करा और उसको इंस्टॉल कहाँ करवाया है, रेसिडेंशियल ऑफिस में या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में या गेस्ट हाउस में, तो हमारा क्या होगा, बिजनेस इनकम होगा। अगर हमने बिजनेस इनकम होगा, अगर हम उसको इंस्टॉल कहाँ करते हैं, इस तीनों जगह के अलावा कहीं और इंस्टॉल करते हैं, मतलब इस तीनों जगह के अलावा ऑफिस के प्रेमिसेस में या रेसिडेंशियल अकोमोडेशन में या गेस्ट हाउस में, या तीनों जगह के अलावा कहीं इंस्टॉल करते फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द एसएससी, वो डिडक्शन इनकम टैक्स चार्ज नहीं होता ना। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते थे कि हमें क्या हुआ, ये बिजनेस इनकम डिडक्शन अलाउ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हमने जो एसेट्स एज पर हमने एक्वायर किस पर्पस के लिए करा है, किस पर्पस के लिए करा है, फॉर द पर्पस ऑफ द एज पर द स्कीम ऑफ द एज पर द स्कीम ऑफ द अप्रूव्ड स्कीम के अकॉर्डिंग हमने अगर परचेज करा है, अगर हम वो एसेट्स को 8 साल के अंदर अंदर सेल करते हैं, अगर हम एसेट्स को क्या करते हैं 8 साल के अंदर अंदर सेल करते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट हमें अलाउ हुआ है वो हमारा क्या हो जाए, चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस इनकम चार्ज होगा वो। अब ये 8 साल रिडक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर हमने एसएससी ने कहाँ ट्रांसफर करा है उसको, या गवर्नमेंट को करा है। अगर ये 8 साल वाला कंडीशन 8 साल के अंदर अंदर हमने सेल अगर किसको करा है, अगर हमने गवर्नमेंट को सेल करा है, लोकल अथॉरिटी को करा है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को करा है, या गवर्नमेंट कंपनी को करा है, तो ये हमें यहाँ पर ये इनकम चार्ज नहीं होगा। कि कहाँ पे, अंडर द पीजीपीपी। एक नोट करने वाली बात है कि हम 8 साल के अंदर अंदर जो हमने कॉस्ट जिस एसेट्स का हमें अलाउ हुआ है, वो अगर 8 साल के अंदर अंदर हम सेल नहीं कर सकते। अगर सेल करेंगे तो वो हमें क्या होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द पीजीपीपी, जितना हमें कॉस्ट अलाउ हुआ था। अब दूसरी बात आती है क्या, कि हमने अगर एसेट्स को सोल्ड कर दिया, सोल्ड कर दिया, अगर हमने एसेट्स को सोल्ड किसको करा है, गवर्नमेंट को करा है, लोकल अथॉरिटी को करा है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को करा है, या गवर्नमेंट कंपनी को करा है, या अगर चार एंटिटी को हमने सेल कर रहे हैं, किसको, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, या गवर्नमेंट कंपनी को, तो इस कंडीशन में हमें वो टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो इनकम। अगर हमने एसेट्स को कब ट्रांसफर करा है, अगर मेरी कोई फर्म थी, हमने उसको सक्सेशन कहाँ पे हो गई, इसका कंपनी में हमने फर्म को कहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, कंपनी में। उसके सर वहाँ पे ट्रांसफर कहाँ, एसेट्स का ट्रांसफर कहाँ कब हो रहा है, फर्म से कंपनी में ट्रांसफर हो रहा है। सक्सेशन ऑफ बिजनेस हो गया, फर्म से हमने क्या करा, कंपनी बनाई, कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर कंडीशन दे रखा है क्या, कि अगर सारे एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर हो रहे हैं किसमें, फर्म में, और शेयर होल्डर्स, ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वर पार्टनर ऑफ द फर्म इमीडिएटली, जितने पार्टनर्स थे वो क्या हुआ, कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। तो इस केस में भी, इस ट्रांसफर में भी इनकम चार्ज नहीं होगा, टैक्सेबल इनकम नहीं होगा ये। या दो सिचुएशन था, या हमने किसको सेल करा है, गवर्नमेंट को, लोकल अथॉरिटी को, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को, या लोकल गवर्नमेंट कंपनी को अगर हमने सेल करा है, तो इनकम चार्जेबल नहीं होगा। जो कॉस्ट हमें अलाउ हुआ था डिडक्शन, वो बिजनेस इनकम चार्ज नहीं करेंगे। अगर हम सक्सेशन ऑफ बिजनेस हो गया, कब किस फॉर्म में, मतलब ऐसा मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से हमने कन्वर्ट किस में कर दिया, कंपनी में, और सारे एसेट्स और लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म के कहाँ ट्रांसफर हो गए, कंपनी में। और क्या था, जितने पार्टनर्स थे किसके, फॉर्म में, वो क्या हो गया, शेयर होल्डर ऑफ द वो कंपनी में हो, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हो गए। इस केस में भी क्या होगा, ये चार्जेबल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।